दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, मेरी भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, इसका जो टॉपिक का नाम है आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को हम समझने की कोशिश करेंगे, काफ़ी डेप्थ के अंदर चलेंगे। और ये मेरा अभी तक का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट होगा और इसमें करीब मान के चले 3 से 4 पार्ट में हम इस चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। अब बेसिक डायमेंशंस के साथ स्टार्ट करेंगे। मेरी अप्रोच यहाँ पे यही है कि एक एस्पिरेंट जिसको इकनॉमी बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती, बिल्कुल ही ब्लैंक, बिल्कुल ही ज़ीरो, जिसको इकनॉमी से डर लगता है, वो वीडियो आराम आराम से ज़रूर देखिएगा। ये सीरीज़ इंग्लिश मीडियम में भी आएगी आफ्टर कंप्लीटिंग हिंदी मीडियम। तो मेरा नाम राजवीर अरोड़ा है। चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे फटाफट और इसको काफ़ी डेप्थ के अंदर जो समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रमोशन। ये कुछ किताबें आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे। मंथली टेस्ट सीरीज़ ये इतने की है, 5,000 रुपये की है। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझे इस पर कॉल कर सकते हैं। इसमें मैं बाकायदा पेड ग्रुप चलाता हूँ, तो काफ़ी आपको हेल्पफुल यहाँ पे हो सकती है। दाल रोटी के लिए बॉस करना पड़ता है। सेकंड थिंग ये है कि अभी जो ये 40 एस्पिरेंट्स आपको दिख रहे हैं, अब हमारे जो है 43 एस्पिरेंट हो चुके हैं क्वालिफाइड में। लेट लतीफ़ आते हैं अभी रिसेंटली, आज ही, जैसे कि टेलीग्राम पे मैंने 2 रिज़ल्ट शेयर किए हैं, तो लोग पता ही नहीं चलता कि क्या है। फिर जब चेक करते हो रहा है तो फिर वो मुझे मैसेज करते हैं। तो ये अपने हिसाब से पीजीपी की फ़ाइल वेबसाइट जाके इसको जाके आप चेक कर लीजिए। ये तो हो गया प्रमोशन। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंसेप्ट है आर्थिक विकास, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। ये कंसेप्ट है। इस सीरीज़ का मतलब क्या है, पहले तो उसको समझते हैं, डायमेंशन को समझने की कोशिश करते हैं। जो मैंने ये वर्ड निकाला, ये आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि, आखिर क्यों हम ये इकोनॉमिक में हम क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर क्या रीज़न है। देखो, आपको पता होगा हमारी जो इकनॉमी होती है, कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, डेटा, कुछ लोग डेटा से रिलेटेड को करते हैं कि यार कभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है। हमें इस चीज़ पे कभी फोकस नहीं करना होता, हमें इन चीज़ों को एनालाइज करना होता है। एनालाइज का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये देखो कि भाई लास्ट 10 ईयर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, अप हो रहा है या फिर डाउन हो रहा है या फिर अप हो रहा है, क्या साइमल्टेनियसली क्या किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे। आपने उस चीज़ को, लेटेस्ट ट्रेंड को जो हमें समझना पड़ता है कि ट्रेंड हमारा क्या कह रहा है। आप ऐसे कह सकते हैं कि 2005 में हमारी जीडीपी कहाँ थी, 2020 में हमारी जीडीपी कहाँ है। तो ऐसी चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है। अब बारी आती है आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि की। आखिर ये क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, जब आप आईएएस ऑफिसर्स बनेंगे, आपको आपको गवर्नमेंट की योजनाओं को इम्प्लीमेशन करना होगा। भाई आईएएस का ये काम होता है कि भाई जो भी सरकार की योजना है, बेसिकली अगर आज के समय में ट्रेंड की बात करूं, अगर ट्रेंड की बात करूं, तो यही काम है। भाई सरकार भी उन्हीं आईएएस ऑफिसर को ज़्यादातर प्रमोट करती है जो उनकी योजनाओं को काफ़ी अच्छे कुशलतापूर्वक जो है चला रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं। वो एक अलग मैटर है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। तो जिस वजह से भाई जब योजना इम्प्लीमेशन होगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आर्थिक विकास भी इंक्रीज़ होगा। तो जब आर्थिक विकास होगा तो कहीं ना कहीं आर्थिक समृद्धि भी की तरफ भी हम बढ़ेंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं एक तो ये रीज़न होता है। दूसरा, यहाँ से क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जा सकता है। मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आप पता होगा जीएस पेपर 3 में जो होता है सारा का सारा करंट ओरिएंटेड पेपर आता है। आप स्टैटिक्स से कितना भी पढ़ लो, चाहे कोई भी किताब पढ़ लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा जितना आपको लास्ट के 1 ईयर का आपको करंट अफेयर का डिटोरियल्स आपको जो है देखने को मिलेगा। तो आर्थिक विकास से भी क्वेश्चन ऐसे, देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या भारत सही मायने में आर्थिक विकास की प्रगति पे है। क्या भारत सही मायने में आर्थिक विकास की प्रगति पे है। तो इसका आंसर, अगर आप हाँ में लिखते हो सिर्फ, तो गलत। अगर सिर्फ ना में लिखते हो तो गलत। तो हमें एक हाँ और प्लस ना में, इन दोनों का बैलेंस करके हमें एक आंसर हमें जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा, राइट। दूसरा, हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है, तो इसका मतलब ये कि हमारा आर्थिक विकास भी बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। तो इस स्टेटमेंट को आप अगर करेक्ट करेंगे कि भाई हाँ, जीडीपी डाउन होगी तो आर्थिक विकास भी डाउन हो सकता है, तो वो भी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जीडीपी अगर डाउन हो जाए तो आर्थिक विकास रुक जाएगा। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपको सोचना पड़ेगा, जब जाके आप जो है मेंस के आंसर लिख पाएंगे। जिसके कारण हमारे जीएस पेपर 3 में जो इकोनॉमी का जो सेक्शन हमारा आता है, वो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को भी कहीं ना कहीं लेके आता है। तो जिस वजह से टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आर्थिक विकास का मतलब क्या है, सोचो। चलो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो दोस्तों, आर्थिक विकास के अंदर अगर मैं बात करूं कि अगर मैं नॉर्मल इस वर्ड को तोड़ो, पहले आप तोड़ो आर्थिक और यहाँ पे कर दो विकास। विकास तो सबको पता है कि भाई हर चीज़ का एक विकास होना चाहिए, हर चीज़ का। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ही हैं, अगर मान लो आप एक मकान में रहे तो आपको भी मन, अगर मान लो आप छोटे से मकान में रहे तो आपका भी मन करेगा कि यार एक बड़ा सा मकान हो, एक साथ में गाड़ी भी खड़ी हो। भले ही आपके पास बाइक है, कल को आप बोलेंगे नहीं यार एक कार तो एटलीस्ट होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं विकास हुआ आपका।
तो ये विकास कैसे होगा? एक क्रमबद्ध तरीके से होगा। क्रमबद्ध का मतलब यहाँ पे हो गया कि एक विकास कुछ ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। ऐसे तो नहीं कि आप पहले बिल्कुल गरीब थे और सडनली आपका विकास ऐसे हो गया। मतलब भाई जैसे विकास होता है तो कुछ जो ग्राफ होगा वो ऐसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा आगे आदमी। अगर आपका ग्राफ अगर कहीं भाई एक सा ऐसे चला, फिर सडनली ऐसे ऊपर हो गया, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो कहने मतलब जब आपका विकास होगा तो कुछ इस तरह से चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। भाई मेहनत करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, पैसा कमाएंगे, फिर विकास होना स्टार्ट होगा। तो ये तो होगा विकास। अब आर्थिक विकास के साथ ये कर लो कि जो भी आप बढ़ोतरी कर रहे हैं अपने सामान में, किसी चीज़ में, प्रॉपर्टी में, व्हाट्सएवर, किसी एफडी में, फंड्स में, तो वो उसको हम फिर आर्थिक तौर पे हम उसको कनेक्ट कर लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारा आर्थिक विकास से कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम आर्थिक विकास के एक एक्चुअल में डेफिनेशन, हम अभी तो मैं नहीं कह सकता कि एक्चुअल में डेफिनेशन है, जैसे कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए कि आर्थिक विकास का मतलब क्या है। लेकिन अगर हम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, यानी कि अगर हम एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोचें, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो इसके अंदर सबसे बड़ा परिवर्तन आता है गुणात्मक का। गुणात्मक परिवर्तन जब होगा, ध्यान से समझिए, किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं। चलो भाई समझ आ गया गुणात्मक। लेकिन काफ़ी बच्चों को ये नहीं समझ आया होगा कि गुणात्मक का मतलब क्या होता है। एक बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी में जो बिल्कुल बोल सकते हैं ना बिल्कुल ज़ीरो है, तो उनको भी मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि इसमें बोलता है कि जिसमें सामाजिक मूल्य, ध्यान समझिएगा, सामाजिक मूल्य यानी कि सोशल वैल्यू निहित होनी चाहिए। अब आर्थिक विकास तो एक चोर का भी हो सकता है, सोचने की बात है। चोर का मतलब ये है कि भाई एक आदमी चोरी करे और मान लो 2-2.5 करोड़ पे मिल जाए तो भाई इसका भी विकास ही हुआ। लेकिन वो चीज़ आर्थिक विकास में नहीं। क्यों? वो अगर बाय लॉ इस्टेब्लिशमेंट जो हमारे देश का है वो उसके लिए वहाँ पे सही नहीं है ना, कि आप चोरी कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से पैसा नहीं कमा रहे। इवन अगर आप लॉटरी में भी पैसा जीतेंगे, अगर मान लो आपको 10 करोड़ की लॉटरी लग गई बाई चांस, मान लीजिए, तो वो भी एक आर्थिक विकास नहीं है। आर्थिक विकास में ये, क्योंकि लॉटरी वो तो बाय लक मिला आपको। चोरी कोई बंदा चोरी कर तो वो तो फिर इलीगली हो गया, क्योंकि भैया तो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइडेड है, वो तो मना ही है इस तरह की। उसको तो अगर पकड़ा गया तो सज़ा भी होगी। लॉटरी लग गई, मान लो जैसे कि अभी IPL चल रहा है तो ड्रीम 11, ये क्या, ये सब सट्टेबाजी तो हैं ये लोग, कि आप इतना करो इतना विनर मिलेगा। लेकिन देखा जाए तो इस तरह का विकास का होना भी कोई ज़्यादा मतलब इफेक्टिव नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझे। कई UPSC क्वेश्चन बोलते कि आर्थिक विकास में अगर आप जीती हुई लॉटरी से अगर आपको 10 करोड़ रुपए मिलते हैं, या फिर किसी तरह स्टेटमेंट बना ले, तो ये क्या एक आर्थिक विकास कहा जाएगा? नहीं। आर्थिक विकास के अंदर यहाँ पे गुणात्मक परिवर्तन का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसको हम धीरे धीरे कंसेप्ट्स के। देखो दोस्तों, पहला लेक्चर है मतलब इस सीरीज़ का, इस चैप्टर 2 का पहला लेक्चर, तो मुझे बेसिक समझाने बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। और UPSC जिस तरह से घुमा के इस बार 2020 में जितना पेपर दिया है, मेरे मैक्सिमम PGP का इकोनॉमिक सेक्शन अच्छा गया है एफर्ट्स के कारण, तो इसी तरह से आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो उसको मैं धीरे धीरे लेके आता हूँ। पहले समझते हैं बेसिक। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे ये बताया गुणात्मक परिवर्तन, जो ये आपको ये चीज़ बताई थी गुणात्मक परिवर्तन। तो पहले इसको समझते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन, मतलब मात्रात्मक और आपका जो होता है आपका ये गुणात्मक में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को समझने की कोशिश। देखो दोस्तों, मात्रात्मक में क्या होता है, हम इस चीज़ को नाप सकते हैं। सिंपल सा वैसे एक चीज़ याद रखिएगा, एक शॉर्टकट तरीका, अच्छा मात्रा से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं हम इसको नाप सकते हैं, काउंट कर सकते हैं बस। चाहे वो परसेंटेज में हो, चाहे वो प्लस माइनस में हो, चाहे इक्वल टू में हो, चाहे डिवाइड में हो, किसी भी चीज़ में इसको हम नाप सकते हैं। चाहे वो एवरेज में हो, एक औसत निकालना हो, किसी भी चीज़ को जब हम काउंट कर सकते हैं, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम मात्रात्मक परिवर्तन के तौर पर समझते हैं। समझ आ गया? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपको यहाँ 2 तरह के डेटा बनाऊँ, चलो कुछ भी बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2019 में और 2020 में, भाई 10वीं क्लास का एक स्टूडेंट, 10वीं क्लास में मान लो यहाँ पे 50 बच्चे थे, ठीक है। इसमें से मान लीजिए 40 एस्पिरेंट जो स्टूडेंट थे वो पास हो गए और 10 स्टूडेंट जो है फेल हो गए। 2020 में क्या हुआ, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 50 स्टूडेंट थे यहाँ पे, अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज मान लीजिए 45 स्टूडेंट पास हो गए, 50 स्टूडेंट जो है फेल हो गए। तो आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि मात्रा में चीज़ें दे रखी हैं कि भाई 2019 में तो हमारे 40 स्टूडेंट थे, 2020 में हमारे जो है 45 स्टूडेंट थे, तो भाई 5% हमारा आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट, अगर हम देखें तो 10% हमारा जो इंक्रीमेंट हो गया है। तो ये आपका बोल सकते हैं कि मात्रात्मक। 10% क्यों हुआ भैया? क्योंकि ये ध्यान रखिए ये यहाँ पे 45 है, ठीक है। वो कैलकुलेशन है मैथ्स की, मैं जैसे एक सिंपल सा बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस चीज़ को जो है मात्रा से जो है नापा जा सकता है, तो इसको मात्रात्मक परिवर्तन के तौर पे समझते हैं। यानी कि जहाँ पर डेटा आधारित कोई बात करी जाती है,
जब किसी चीज़ की जब डेटा आधारित कोई बात करें जिनको हम काउंट कर सकें, तो उसको बेसिकली हम बतात्मक परिवर्तन के तौर पे समझते हैं। इसी के जैसे कोई अक्सर अनुपात हो गया, प्रतिशत हो गया, औसत हो गया, मुद्रा मूल्य आदि के रूप में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता है। प्रति अवधि घटनाओं की संख्या, मतलब किसी भी चीज़ को जब हम मैट्रिक्स के थ्रू जब हम चीज़ों को निकालते हैं, जब हम हेड काउंट करते हैं, तो उन चीज़ों को जो मात्रा से रिलेटेड जब तो उसको हम मात्रात्मक परिवर्तन के तौर पर हम समझते हैं। देखिए मात्रात्मक का वर्ड यहाँ पे मीनिंग का समझाना मुझे बहुत ज़्यादा जरूरी था। अब आते हैं थोड़ा गुणात्मक परिवर्तन पे। जैसे कि गुणात्मक परिवर्तन में सेम एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ। मान लीजिए एक क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, ठीक है, 50 बच्चे हैं, जिसमें से मान लीजिए 40 बच्चे पास हो गए हैं, 10 बच्चे यहाँ पे भी फेल हो गए हैं, 10 बच्चे यहाँ पे भी जो है फेल हो गए हैं। ध्यान समझिएगा, ये बात मैं कर रहा हूँ 2019 की। 2020 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी 50 बच्चे हैं और यहाँ पे मान लीजिए 45 बच्चे पास हो गए और यहाँ पे जो है 5 बच्चे जो है फेल हो गए। तो बोलेंगे सर जी ये तो आपने बिल्कुल मात्रात्मक चीज़ें बात कर दी। समझते हैं, अभी आगे डायमेंशंस को और चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर ये देखा जाता है कि ये जो 40 बच्चे पास हुए इनमें क्या चेंज हुआ, ये जो 10 बच्चे फेल हुए इन आखिर ये क्यों नहीं कर पाए। ध्यान से समझिएगा, हम अब इस क्वेश्चन की तरफ उलझ रहे हैं कि आखिर ये 10 बच्चे क्यों मतलब कि पास नहीं हो पाए। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे ये है कि अगर मान लीजिए 45 बच्चे पास हुए तो क्या परसेंटेज, क्या रेशो, वो बात की बात बताऊंगा। यहाँ पे ये है कि 5 बच्चे जो हैं क्यों नहीं पास हो पाए, आखिर क्या रीजंस इसके पीछे हो सकते हैं, आखिर इनका विकास। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे सिर्फ डेटा की बात हो रही थी कि इनका कोई लेना देना नहीं, कौन है क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डेटा पे ऊपर बात हो रही है। ठीक है भाई, इतने पास हुए इतने फेल हुए, दैट्स कहानी खत्म यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे मात्रात्मक में। लेकिन गुणात्मक में यहाँ पे ये इसके पीछे एक क्वेश्चन भी मार्क किया जा रहा है, आखिर 5 बच्चे क्यों नहीं पास हो पाए, आखिर 45 बच्चे क्यों हुए। अभी मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस में लेके आऊँगा। यानी कि यहाँ पे किसी चीज़ की गुण की अवधि के ऊपर जो है बात करी जाती है, यानी गुणात्मक परिवर्तन के तौर पे देखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल आपने देखा होगा कि एसर एक रिपोर्ट निकालता है जो चाइल्ड के ऊपर। आपने देखा होगा कि 5वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास का मैथ सॉल्व नहीं कर पाता है। ध्यान समझिएगा, लड़का 5वीं क्लास में है, अगर मात्रात्मक देखें तो लड़का 5वीं क्लास में है, लेकिन गुण के हिसाब से देखें तो दूसरी क्लास का मैथ्स भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षा में कमी है भाई, इसका मतलब तो अगर ध्यान से देखें तो यही बात हुई। तो कहने का मतलब ये कि जब उसके सोशल इफेक्ट्स को नापा जाता है, सोशल चीज़ों को नापा जाता है, तो उसको जो हम गुणात्मक परिवर्तन के तौर पे जो हम चीज़ों को जो समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। बहुत मुश्किल है मापना। अगर इस चीज़ यहाँ तो मात्रात्मक तो बहुत जल्दी नाप लेते थे कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें इस तरह से ऐसे ऐसे है, लेकिन यहाँ पर नापने के लिए अलग से एक पैरामीटर्स को सेट करना होता है और यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से जो है लोग नापते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 5वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास की मैथ सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब रीज़न ये है कि बच्चे का विकास नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर देखो, यानी कि अगर मैं इसको क्लियर करके थोड़ा सा समझाऊं, मान लीजिए एक मिनट हाँ, अगर मान लीजिए भाई 5वीं क्लास का बच्चा है, राइट, ये 5th स्टैंडर्ड का है, और ये 2nd स्टैंडर्ड के बच्चे का जो है मैथ्स यहाँ पे जो है बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है, यानी कि जिसको हम गणित कहते हैं, इसको जो है सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो अगर मात्रा देखें तो हाँ भी ये लड़का, मात्रात्मक देखें तो 5वीं क्लास में है, गुणात्मक देखें तो बच्चा तो दूसरी क्लास में भी नहीं है। समझे मेरी बात को? मैंने कि अगर बच्चा देखें तो दूसरी क्लास में भी नहीं। तो यही फ़र्क है गुणात्मक का, यानी कि जब तक आर्थिक विकास के अंदर, अब ऐसे समझे, अब आर्थिक विकास में अगर हम गुणात्मक परिवर्तन नहीं करेंगे तो तक वो विकास कहलाता नहीं है। विकास हो सकता है, आर्थिक विकास में गुणात्मक परिवर्तन का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जो आज के समय हमारा अगर हम बात करें मैक्सिमम कंट्री जो होती हैं वो गुणात्मक परिवर्तन की तरफ ज़्यादा बढ़ती हैं। यानी कि एक्चुअल में चीज़ें क्या हो रही हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअल में रिपोर्ट क्या निकल रही है। कागजों पे एक अलग चीज़ होती है। जैसे कि अब इसको थोड़ा बड़े डायमेंशन में लेके चलते हैं, एक थोड़ा सा डेप्थ एनालिसिस करते हैं गुणात्मक चीज़ों का, ताकि मैं आपके ब्रेन को बिल्कुल खोल सकूं। फॉर एग्जांपल सॉरी, मान लीजिए भाई मोदी जी हैं, काफ़ी बड़े बड़े क्लेम करते हैं, बिग क्लेम्स। मैं यहाँ किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, जिसमें एक बात बता रहा हूँ। मान लीजिए इनकी कोई भी, मान लीजिए प्रधानमंत्री, मान लीजिए प्रधानमंत्री खुजली योजना, अरे जैसे एक एग्जाम्पल के, तो मैं किसी योजना का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई हमने 100 कागजों पे इन्होंने बोला कि हमने 1 लाख लोगों की खुजलियाँ सही कर दी, इन्होंने बोला। तो अगर 1 लाख खुजलियाँ सही कर दी, उसका मतलब तो यही होगा कि भाई मात्रात्मक परिवर्तन हो गया। हाँ भाई ठीक है,
भाई बोला है, प्रूफ है इनके पास, उन्होंने दिखाया डेटा। जब रियल टेस्ट हुआ, ऑन फ्लोर जाके टेस्ट हुआ, मतलब कि जब मीडिया व्हाट्सएवर जो एनजीओ वाले जब पर्सनली, मतलब कि जब इनके डॉक्यूमेंट्स को जाके स्पेशली जाके लोगों से मिलते हैं, मतलब कि जब जाके इंटरकनेक्टिंग जब चीज़ें होती हैं, इंटरकनेक्टिंग जब होती हैं, तो वहाँ पता चला यार यहाँ तो 25,000 लोगों की भी खुजलियाँ सही नहीं हुई। तो ये एक्चुअल में गुणात्मक है, जो एक्चुअल में जो रियल डेटा हमें जो निकल के आ रहा है। लेकिन ऑफिशियल डेटा तो हमें पता चल गया, लेकिन ये हमारा रियल डेटा हो गया। इसी की जैसे अगर हम बेसिक, अगर मैं थोड़ा साइड में हट के बात करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री की, जैसे कि मान लीजिए बेटी बचाओ जैसे कि बेटी बचाओ, जो बेटी बचाओ बेटी अपनाओ को, मतलब जो है आपका, मतलब जो ये योजना है आपकी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को, तो इस केस में अगर बात करें तो यस मैं बोल सकता हूँ कि इसमें मात्रात्मक परिवर्तन काफ़ी अच्छा आया है, गुणात्मक परिवर्तन लेकिन इतना नहीं आया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक हमें यहाँ पे एक एनालिसिस ये मिलता है कि हमेशा मात्रात्मक परिवर्तन सबसे ज़्यादा होता है। पहला पॉइंट, ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मात्रात्मक हमेशा ज़्यादा आपको नंबर्स मिलेंगे, यानी कि फिगर्स की बात करें, नंबर्स की, डेटा की बात करें तो हमेशा ज़्यादा मिलेगा। गुणात्मक की बात करें तो वो हमेशा कम मिलेगा। तो ये एक एनालिसिस है जो मैं यहाँ पे इसके कारण इतना बड़ा 16 मिनट का लेक्चर जो चल रहा है, यही एक रीज़न था समझाने का कि हमेशा मात्रात्मक का जो नंबर होगा वो हमेशा बड़ा मिलता है हमें, और गुणात्मक का जो नंबर होगा हमेशा कम होता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी आप इसको जो है बोल सकते हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, किसी भी तरह का आर्थिक विकास पे आ जाए, आप उसको झेल जाएंगे। खैर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यानी कि बात हुई थी कि किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं, जिसमें सामाजिक मूल्यों को स्पेशली जो है यहाँ पे जो है निहित किया जाता है। सामाजिक मूल्य के अंदर आप बात करें, अब काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, इसको भी थोड़ा समझाइए। तो देखो दोस्तों, मैं जस्ट यहाँ पे शॉर्टकट बताने की कोशिश करूँगा कि देखो सामाजिक मूल्य में यहाँ पे ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश, जैसे कि शिक्षा है। देखो सामाजिक मूल्य का में अगर हम बात करें, यानी कि देखो जो बंदा सामाजिक से रिलेटेड सभ्य के तौर पे जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, भाई शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, राइट, इन चीज़ों के ऊपर हो गया, हेल्थ हो गया, बजट, ये सारी चीज़ें होती तो इनका जब विकास होता है, जब इनका विकास होता है तब इनका मतलब कि गुणात्मक तौर पे जब विकास होता है कि हाँ बच्चा रियल में जो है मतलब मेहनत, मतलब कि इनमें रियल में चेंजेस आ रहे हैं, कागजों के ऊपर चीज़ें नहीं आ रही हैं और अंदर रियल चेंजेस आ रहे हैं, तो उनको हम सामाजिक मूल्य के अंदर जो है काउंट किए जाते हैं, राइट। तो इसमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि देखो आर्थिक विकास जिसमें सामाजिक मूल्य निहित होते हैं, किसी देश के आर्थिक विकास में राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अतिरिक्त इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन भी जो है शामिल किए जाते हैं, जिसके भौतिक उन्नति में योगदान होता है। यानी कि इसके अंदर देखो डायमेंशन का क्या है आर्थिक विकास के अंदर, अगर हम बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं सामाजिक मूल्य भी हैं, सांस्कृतिक मूल्य भी हैं, राजनीतिक मूल्य भी। राजनीतिक तौर पर वैसे समझे भाई, जैसे कि हमें जैसे कि बोलें, जैसे कि आप देखते हैं बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपने देखा हो कितने झूठे झूठे वादे भी किए जाते हैं, ये सब चीज़ें हैं, बड़े बड़े वादे भी किए जाते हैं, लेकिन इथिकली वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं, फिर लोग एक दूसरे पर तंज भी कसते हैं। तो ये सब चीज़ें भी राजनीतिक तौर पे होती हैं। तो ये चीज़ें ना हो भाई, एक इथिकली अगर हम चीज़ें लेके चलें तो ये बेसिकली उस तौर पर आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं। या फिर भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो MP बन जाते हैं, जो अगर हम बात करें जो मतलब जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब होता है, लेकिन अपनी दबंगी के कारण आप समझ सकते हैं, तो उसके कारण भी इस तरह के राजनीतिक मूल्यों में हम जिस चीज़ों को गिन सकते हैं। आर्थिक परिवर्तन में इसमें शामिल होते हैं, भौतिक उन्नति में योगदान देते हैं, इसमें संसाधनों की आपूर्ति, पूंजी निर्माण की दर, जनसंख्या का आकार, ये बनावट, जीवन स्तर में सुधार, अच्छी शिक्षा प्रणाली, बेहतर स्वास्थ्य, ये सब भी आदि चीज़ें जो है स्पेशली जो है शामिल होती हैं। दोस्तों चाहता तो मैं आपको इसको 2 मिनट में समझा सकता था, लेकिन 18 मिनट का वीडियो इसलिए गया ताकि आपके जो कंसेप्ट को मैं बहुत अच्छे से जो है खोल सकूँ, ताकि आपको इन फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत ना आए कि आप खुद बोलें कि हाँ हम अरोड़ा सर के स्टूडेंट हैं और अरोड़ा जी ने अच्छा दिमाग हमारा जो है खोला है। देखिए आर्थिक विकास में आय के समान वितरण की अधिकतम सुनिश्चित होती है। देखो यहाँ पे ये होता है कि आर्थिक विकास में एक आय के समान वितरण की अधिकतम सुनिश्चित, यानी कि अगर आप देखें इस कंसेप्ट को देखें, हमारे भारत में 80% मतलब 80% पैसा आई थिंक 1% पॉपुलेशन के पास है, यही है आई थिंक ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मैं आई एम नॉट श्योर बट मुझे जहाँ तक पता है। आपको पता है कि भारत का 80% पैसा सिर्फ 1% पूंजीपतियों के पास है भाई, तो 20% के पास यानी कि 99% है। सोच रहे कितनी एक आर्थिक असमानता हमें जो है देखने को मिल रही है कि यार रिच तो मतलब कहावत है ना कि भारत के अंदर गरीब तो गरीब होता जा रहा है, लेकिन अमीर जो है और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। जिस तरह से कि रिलायंस की अगर हम बात करें तो जिस तरह से धीरू भाई अंबानी की जो उनके हैं, तो अगर अंबानी की मुकेश अंबानी की बात करें तो देखो कितने रिचेस्ट हो गया, उनकी जो वैल्यूएशन है उनकी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ ही हो रही है दिन पे दिन। कहावत है ना कि हमारे देश के अंदर गरीब भी हमारे देश के अंदर ही मिलते हैं। सबसे ज़्यादा रिचेस्ट का आदमी का मकान एंटीला क्या नाम है उसका, मुंबई में जो है, तो वो भी कहीं ना कहीं
हमें भारत में देखने को मिलते हैं। तो खैर ये अलग चीज़ है। तो जहाँ जहाँ पे मतलब कि समान वितरण के तौर पे हो, मतलब कि सोशल गैप्स हों सोसाइटी के अंदर, कि ठीक है कुछ अमीर हैं कुछ ज़्यादा अमीर हैं, पर ऐसा ना हो कि एक के पास तो खाने के लिए भी पैसा नहीं है और एक जो है नोटों के ऊपर सो रहा है। तो ये सब चीज़ें डिस्टेंस की जो एक जो मतलब असमानता, ये चीज़ें जो है बेसिकली जो है इसमें नहीं होनी चाहिए। इसी की जैसे फिर रोजगार के अवसरों का अधिकतम सर्जन करना, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम पूरा करने का अधिकतम प्रयास किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को जो है आर्थिक विकास के तौर पे जो है देखा जाता है। और आर्थिक विकास इक्वल टू राष्ट्रीय उत्पाद प्लस जीवन की गुणवत्ता में सुधार इक्वल टू परिणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन हमें जो देखने को मिलते हैं। यानी कि जब आर्थिक विकास होगा तो कहने कि राष्ट्रीय उत्पाद भी बढ़ेगा, साथ में जीवन में भी कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत गुणवत्ता में सुधार होगा, और साथ में कहीं परिणात्मक इक्वल टू गुणात्मक हमें परिवर्तन भी जो हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के जस्ट के अंदर मैंने आर्थिक विकास को काफ़ी डेप्थ में समझाया। मैं इसको बुकिश लैंग्वेज में भी समझा सकता हूँ, मतलब अगर बात करें तो बहुत ही बुक की लैंग्वेज में भी, बट उस चीज़ का फ़ायदा नहीं, बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन के साथ एक जनरल एस्पेक्ट्स के साथ मैंने समझने की कोशिश करी, ताकि आपको एक आर्थिक विकास का मतलब समझ आए कि भी एक गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है और एक सामाजिक मूल्य में क्या फ़र्क होता है। उस चीज़ को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक इकोनॉमी आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैंने स्पेशली ये लेक्चर इसी टॉपिक को लेकर जो डेडिकेटेड किया था। तो गाइस अभी के लिए थैंक यू।